Welcome to all my dear student. Today we are discussing about structure of diamond and structure of graphite. हम लोग आज डायमंड और ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि डायमंड की स्ट्रक्चर क्या होती है और डायमंड जो है वो किस तरह का सॉलिड है, ये आप जानते ही हैं। डायमंड एक्चुअली कोवलेंट सॉलिड होता है और इसकी स्ट्रक्चर किस तरह की होती है हम लोग उस बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, यानी हम लोग डायमंड यानी इसे क्या कहते हैं, हीरा, यानी हम हीरे की संरचना के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखो, डायमंड वास्तव में क्या होता है, तो डायमंड वास्तव में एलोट्रॉप ऑफ कार्बन होता है। क्या होता है? एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप से मतलब होता है प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये कार्बन की प्योर फॉर्म होती है, यानी डायमंड की स्ट्रक्चर में कार्बन के अलावा कुछ भी नहीं होता। ये केवल और केवल कार्बन से मिलकर बना हुआ होता है। यानी इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है? इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो कार्बन ही है। क्या है? कार्बन। ध्यान रखेंगे हम लोग इस बात को। और फिर हम बात करें कि ये जो डायमंड होता है ये किस तरह का सॉलिड है, तो आपको पता ही है कि ये डायमंड जो है कोवैलेंट सॉलिड है। कोवैलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि डायमंड जो है सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, और क्रिस्टलाइन सॉलिड में भी कोवैलेंट यानी सह संयोजक प्रकार का ठोस होता है। और आप तो जानते हैं कि कोवैलेंट सॉलिड को हम लोग नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेटवर्क सॉलिड, क्योंकि ये एक जटिल जाल नुमा नेटवर्क का निर्माण करते हैं। अब देखो, एक चीज ध्यान देने वाली बात कि जो डायमंड है वो कोवैलेंट सॉलिड है। कोवैलेंट सॉलिड को हम लोग नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं। ये केवल और केवल कार्बन से बना होता है, यानी प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होती है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इसका क्या होता है? कार्बन होता है। अब जो डायमंड होता है ना, उस डायमंड के अंदर जो कार्बन होता है वो कार्बन दरअसल sp3 हाइब्रिड होता है। तो कार्बन sp3 हाइब्रिड होता है, यानी कार्बन का संकरण क्या होता है? sp3 होता है। और sp3 हाइब्रिड होने की वजह से प्रत्येक कार्बन जो होता है, ईच कार्बन इज सराउंडेड बाई 4 कार्बन। एक कार्बन जो है वो 4 कार्बनों से घिरा हुआ होता है। अब आप तो जानते ही हैं कि जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो फिर ज्योमेट्री जो होती है, यानी ज्यामिति जो होती है, वो एक्चुअली में टेट्राहाइड्रल होती है। कैसी होती है? टेट्राहाइड्रल, यानी कार्बन चतुष्फलकीय रूप से 4 बंध बनाता है। टेट्राहाइड्रल जियोमेट्री कैसी होती है, जरा देखो। टेट्राहाइड्रल जियोमेट्री के अंदर 4 बॉन्ड बनते हैं, जिनमें से 2 बॉन्ड तो प्लेन में होते हैं। कहाँ होते हैं? प्लेन में। और जो तीसरा बॉन्ड है वो आउट ऑफ प्लेन होता है, यानी प्लेन से बाहर निकल रहा होता है। तो ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये बॉन्ड एक्चुअली में ब्लैक बोर्ड में नहीं है। ये ब्लैक बोर्ड से कहाँ आ रहा है? बाहर। ठीक है। और ये दोनों बॉन्ड कहाँ है? ब्लैक बोर्ड के अंदर। और चौथा जो बॉन्ड होगा, सॉरी, ये दोनों बॉन्ड कहाँ है? ब्लैक बोर्ड के प्लेन में। और चौथा जो बॉन्ड होगा वो ब्लैक बोर्ड के प्लेन के पीछे की तरफ होगा। ये टेट्राहाइड्रल जियोमेट्री होती है। इसको मैं एक तरह से ऐसे भी बता सकता हूँ कि देखो, ये दोनों बॉन्ड जो है ना, ये तो कैसे हैं? एक बॉन्ड ऐसे
दूसरा बॉन्ड ऐसे, तो दोनों तो ये तो कहाँ आ गए, प्लेन में। बोलो आए कि नहीं आए? ठीक, एक बॉन्ड ऊपर और एक बॉन्ड नीचे। एक बॉन्ड जो है वो ब्लैक बोर्ड से बाहर, यानी प्लेन से कहाँ आ रहा है, बाहर। और एक बॉन्ड जो है वो कहाँ आ रहा है, प्लेन के अंदर की तरफ, यानी पीछे की तरफ आ रहा है। यानी ये दोनों बॉन्ड तो कहाँ है, प्लेन में। ये वाला जो बॉन्ड है ये एक्चुअल में प्लेन से कहाँ आ रहा है, बाहर की तरफ। और ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये एक्चुअल में कहाँ जा रहा है, प्लेन के पीछे की तरफ, यानी पीछे की तरफ जा रहा है। यानी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, और ये चौथा बॉन्ड प्लेन के पीछे की तरफ आ रहा है। कहाँ आ रहा है, पीछे की तरफ आ रहा है। तो ये जो ज्योमेट्री है ये टेट्राहाइड्रल होती है। और इस प्रकार की ज्योमेट्री के अंदर बॉन्ड एंगल जो होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। तो हमें एक डायमंड के बारे में कुछ चीजें ध्यान रखनी है। इट इज एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, दैट मीन्स प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो कार्बन होता है, और ये एक तरह का कोवलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जिसे हम लोग नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं। इसके अंदर कार्बन sp3 हाइब्रिड होता है, और sp3 हाइब्रिड होने की वजह से ईच कार्बन इज सराउंडेड बाय 4 कार्बन। प्रत्येक कार्बन निकटवर्ती 4 कार्बनों से जुड़ा हुआ होता है। किस तरह से जुड़ा होता है, sp3 संकरण में जियोमेट्री टेट्राहाइड्रल होती है। कैसी होती है, टेट्राहाइड्रल, और कुछ इस तरह की आकृति होती है जिसमें बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, ये वाला एंगल। और 4 में से ये 2 बॉन्ड तो ब्लैक बोर्ड के प्लेन में है, एक बॉन्ड ब्लैक बोर्ड से बाहर है, और एक बॉन्ड ब्लैक बोर्ड के पीछे की तरफ जा रहा होता है। अब हम थोड़ा इसका डायग्राम बनाते हैं कि 3D में इसका डायग्राम किस तरह से दिखाई देता है। तो देखो, हम बात डायमंड की कर रहे हैं, और डायमंड की अगर बात कर रहे हैं तो आपको ये तो पता ही चल गया कि इसमें कार्बन होता है, और कार्बन का जो संकरण होता है वो sp3 होता है, यानी sp3 हाइब्रिड कार्बन इसके अंदर होता है। ये चीज ध्यान रखेंगे। अब जो ये कार्बन होता है इसका परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 1s2, 2s2 और 2p2। अब ये तो देखो उसका अंदर वाला से एनर्जी लेवल है, ये बाहर वाला एनर्जी लेवल है, और बाहर वाले एनर्जी लेवल को वैलेंसी सेल कहते हैं। एक्चुअल में काम का यही सेल होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1s2 किसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, हीलियम का, तो इसकी जगह तो हीलियम लिख सकते हैं। बाकी ये ऐसे कैसे ही लिख दे, 2s2 और 2p2। अब आउटर ऑर्बिटल्स में या आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 और 2 4। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 4। अब मान लो ये मैं इनके ऑर्बिटल्स बनाऊं तो भाई s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, और p में कितने कक्षक होते हैं, 3, 1, 2 और 3। अब इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बताओ इसमें, 2। ठीक है, अब मान लो ये कार्बन एक्साइटेड कंडीशन में चला गया। जब ये एक्साइटेड कंडीशन में जाएगा तो ये वाला जो 2s इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइट होकर कहाँ चला जाएगा, 2p में। और नई कंडीशन क्या बनेगी कि 2p में 2s में 1 इलेक्ट्रॉन और 2p में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 3। तो टोटल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4, 1, 2, 3, 4। और जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वैलेंसी सेल में हो एटम उतने ही बॉन्ड बना सकता है। तो अभी ये कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। अगर ये 4 बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो मैं इन सबको मिला करके sp3 हाइब्रिडाइजेशन करता हूँ, जिसमें ये वाला s है और ये वाले क्या है, p। तो एक तो s हुआ और 1, 2 और 3 क्या हो गए, p। 1 s और 3 p के मिलने से जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 होता है। इसलिए अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और इनकी जगह नए 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। ये हो गए 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है इसलिए ये ऑर्बिटल 3D में किस तरह से अरेंज होते हैं, टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री में, जो अभी हमने आपको बताई थी। यानी
चार में से दो ऑर्बिटल तो इस तरह से प्लेन में रहेंगे और एक ऑर्बिटल जो होगा वो प्लेन से कहाँ आएगा, बाहर आएगा इस तरह से, और एक ऑर्बिटल जो होगा वो प्लेन के अंदर की तरफ जाएगा। एक्चुअली मैंने ऑर्बिटल्स को एक तरह से लाइन से शो कर दिया है। कैसे शो कर दिया है, लाइन से शो कर दिया है। ये 1 2 3 और ये 4, और ये ज्योमेट्री कौन सी हो गई, टेट्राहाइड्रल। और ये वाला बॉन्ड एंगल कितने का हो गया, 109 डिग्री 28 मिनट का। अब आप लोग ध्यान देंगे कि कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिड होने की वजह से 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल रखिएगा और चारों में अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा और ये चारों ही बॉन्डिंग कर सकते हैं। ये चारों ऑर्बिटल 3D में यानी स्पेस के अंदर टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री के अंदर अरेंज हो जाएंगे, जिनमें से 2 ऑर्बिटल तो प्लेन में ही होंगे। बाकी 2 ऑर्बिटलों की बात करें तो एक ऑर्बिटल ये वाला, ये तो कहाँ आएगा, प्लेन के बाहर, और ये वाला जो ऑर्बिटल है या यहाँ से जो बॉन्ड बनेगा वो कहाँ जाएगा, ब्लैक बोर्ड के पीछे यानी प्लेन के पीछे की तरफ। एक बार फिर से ध्यान दे लेना कि देखो ये बोर्ड के प्लेन में, ये भी बोर्ड के प्लेन में, तो कितने हो गए बोर्ड के प्लेन में, 1 और 2, 1 और 2, सही है। अब एक जो होगा वो कहाँ होगा, बाहर की तरफ, तो ये आ गया बाहर की तरफ, हो गए 3, और एक जो होगा वो कहाँ होगा, अंदर की तरफ यानी पीछे की तरफ, तो ये आ गया पीछे की तरफ। तो ये टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री है, जिसको हम सिंपली ऐसे भी लिख देते हैं कि भाई ये 2 बॉन्ड तो प्लेन में है, ये वाला बॉन्ड मान लो बाहर है और ये वाला बॉन्ड मान लो ब्लैक बोर्ड के पीछे है। तो ये भी एक तरह की टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री ही है। अब देखो, इतना तो हमें पता चल गया कि डायमंड के अंदर कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिड होता है और प्रत्येक कार्बन जो होता है वो निकटवर्ती 4 कार्बनों से टेट्राहाइड्रल फॉर्म में, चतुष्फल के फॉर्म में जुड़ा हुआ होता है। ईच कार्बन इज सराउंडेड बाई 4 कार्बन। ठीक है, ये तो हमें मालूम चल गया, लेकिन किस तरह से जुड़ा होता है तो वो अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो देखो, हम सबसे पहले डायमंड की स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम एक कार्बन लेते हैं। क्या लेते हैं, एक कार्बन। मान लो ये मैंने जो पॉइंट दिखाया है ये कार्बन है। अब आपको पता है कि डायमंड की स्ट्रक्चर में हर कार्बन इस तरह का होगा, टेट्राहाइड्रल होगा। तो देखो मैंने एक कार्बन बनाया इस तरह से, ये मान लो ये उसके 4 बॉन्ड होंगे, 2 3 और 4। बोलो बात सही है कि नहीं है, ठीक। अब ये 4 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, तो 1 2 3 और 4, सही है। अब ये भी आगे चल करके आगे कार्बन से भी जुड़ा होगा और हर कार्बन होगा टेट्राहाइड्रल, तो मान लो ये भी आगे जुड़ा हुआ है, 2 बॉन्ड तो इसके ये हो गए, तीसरा मान लो ये हो गया और चौथा ये हो गया, ये भी टेट्राहाइड्रल ही है। ये भी जुड़ा होगा, कैसे, 1 और 1 2 बॉन्ड हो गए, तीसरा और ये चौथा, ये भी जुड़ा होगा, कैसे, 1 और 1 कितने हो गए, 2 और ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है, अब ये कार्बन तो बढ़ते जाएंगे क्योंकि ये तो बहुत जाइंट मॉलिक्यूल्स होता है। हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि कोवलेंट सॉलिड जो होते हैं वो 3 डायमेंशनल जाइंट नेटवर्क स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। तो अभी ये जब कार्बन आपस में जुड़ते जाएंगे तो बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनेगी। मान लो यहाँ एक और कार्बन आ गया, ठीक है, तो ये कार्बन भी टेट्राहाइड्रल ही होगा और 4 बॉन्ड बनाएगा। तो देखो 1 2 3 और चौथा ये रहा। बोलो बात सही है। सिमिलरली ये वाला कार्बन भी टेट्राहाइड्रल होगा और कितने बॉन्ड बनाएगा, 4। तो एक बॉन्ड तो ये दिख रहा, उसके बाद मान लो एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड मान लो ये रहा और एक बॉन्ड मान लो ये रहा, 4 बॉन्ड हो गए इसके भी। ये वाला कार्बन भी कितने बॉन्ड बनाएगा, ये वाला कार्बन भी 4 बॉन्ड बनाएगा। तो देखो एक बॉन्ड मान लो ये रहा, एक बॉन्ड मान लो ये रहा और एक बॉन्ड मान लो ये रहा। तो देखो हर कार्बन टेट्राहाइड्रली 4-4 बॉन्ड बनाता जा रहा है।
जैसे इसके 4 बॉन्ड देखो, 1 2 3 और 1 4। इसके देखो 1 2 3 और 1 4। इसके देखो, इसके 1 2 3 और 1 4। ठीक है, अब आगे ये भी जुड़े होंगे किसी ना किसी कार्बन से, तो मान लो ये एक और कार्बन से जुड़ गया। ठीक है, मान लो ये भी एक कार्बन है, ये भी एक कार्बन है। ठीक है, अब ये भी 4 बॉन्ड बना रहा होगा, तो इसके 2 बॉन्ड तो ये हो गए, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। ठीक है, ऐसे ही ये भी 4 बॉन्ड बना रहा होगा, तो एक तो ये रहा, ये वाला, और एक ये वाला, और मान लो ये हो गए। सही है, तो ये भी टेट्राहेड्रल ही होगा। या फिर मैं इसे थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा कर देता हूँ, ये लो, ये भी कैसा हो गया, टेट्राहेड्रल हो गया। ऐसे ही ये वाला कार्बन है, ये भी कितने बॉन्ड बना रहा होगा, 4। तो 2 तो ये हो गए, एक और एक 2, और 2 और हो गए, ये हो गए 4। यहां भी एक कार्बन होगा और वो भी कितने बॉन्ड बनाएगा, 4। तो 1 2 3 4। यहां भी एक कार्बन होगा, वो भी कितने बॉन्ड बनाएगा, 4। तो देखो 1 2 3 4। यहां भी एक कार्बन होगा, वो कितने बॉन्ड बनाएगा, 4। तो देखो 1 2 3 4। यहां भी एक कार्बन होगा और वो कितने बॉन्ड बनाएगा, 4। तो 4 कैसे कैसे देखो, 1 2 1 और 1 2, और ये मान लो 3 और ये मान लो 4। बोलो बात सही है। और लास्ट वन ये वाला कार्बन भी होगा, ये भी 4 बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3 और 4। बोलो बात सही है कि नहीं है। ठीक है, अब जो ये कार्बन बच रहे हैं ये वाले, मान लो ये कार्बन है, ठीक है, ये वाला कार्बन है, तो ये भी तो टेट्राहेड्रल ही होंगे। और अगर ये टेट्राहेड्रल होंगे तो इनके भी कितने बॉन्ड होंगे, 4। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 और 1 4। इसके भी कितने होंगे, 4। कैसे, 1 2 3 और 4। इसके भी कितने होंगे, 4। कैसे, 1 2 3 और 4। इसके भी कितने होंगे बताओ, 4। कैसे, 1 2, दूसरा ये रहा, 3 और 4। इसके भी कितने होंगे बताओ, 4। कैसे, एक तो ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, और चौथा ये रहा। 1 2 3 और 1 4। ऐसे ही अगर यहाँ जो कार्बन होगा उसकी बात करें, वो भी कितने बॉन्ड बनाएगा, 4। 1 2 3 4। तो आप खुद फील कर सकते हैं कि ये कितनी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनती जा रही है, जिसमें हर कार्बन आपको टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फलकीय दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से रिवाइंड करेंगे। देखो ये वाला कार्बन कैसा है, चतुष्फलकीय, बोलो है कि नहीं है। ये देखो सही है। अब ये वाला कार्बन कैसा है, ये भी तो टेट्राहेड्रल है ना। हर कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 4। ये भी टेट्राहेड्रल, 1 2 3 4। ये भी टेट्राहेड्रल, 1 2 3 और ये 4। सही है कि नहीं है। अब ऐसे ही इस कार्बन को देखो कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4। इस वाले कार्बन को देखो, इस वाले को 1 2 3 4। इस वाले कार्बन को देखो 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 और 4। हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता नजर आ रहा है, और वो भी टेट्राहेड्रल फॉर्म में। फिर हमने इसको आगे बढ़ा दिया कि भाई ये कार्बन अगले कार्बन से जुड़ा होगा, ये कार्बन भी कितने बॉन्ड बनाएगा, 4, क्योंकि होगा तो टेट्राहेड्रल ही, और टेट्राहेड्रल ही होगा तो फिर देखो 1 2 3 और 1 4। बोलो बात सही है।
अब इधर देखो, ये वाला कार्बन भी तो टेट्राहेड्रल होगा, ये कार्बन अगले कार्बन से जुड़ेगा, ये कार्बन भी टेट्राहेड्रल होगा, 1 2 3 4 बॉन्ड बनाएगा। सिमिलरली ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये सभी 4 बनाएंगे। और फिर ये कार्बन अगले कार्बन से जुड़ेगा, वो भी कितने बनाएगा? 4, 1 2 3 4। ये भी अगले से जुड़ेगा, ये कितने बनाएगा? 1 2 3 4। हर कार्बन 4-4 बॉन्ड बनाएगा, तो एक कॉम्प्लिकेटेड जालनुमा स्ट्रक्चर बनने लगेगी। और एक्चुअल में यही स्ट्रक्चर किसकी होती है? डायमंड की। तो ये हम लोग क्या देख रहे हैं? स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, जिसमें कार्बन परमाणु sp3 हाइब्रिड होता है। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। जियोमेट्री क्या है? टेट्राहाइड्रल। बॉन्ड एंगल कितने का है? 109 डिग्री 28 मिनट का है। ध्यान रखोगे आप। दूसरा, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच की जो डिस्टेंस है ना, कार्बन कार्बन के बीच की डिस्टेंस है, मतलब मैं ये वाली डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस भी फिक्स होती है। और कितनी होती है? 1.54 एंगस्ट्रॉम। तो आपसे कोई पूछे कि डायमंड के अंदर कार्बन कार्बन के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, तो आप आंसर देंगे 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। दूसरी बात आपको ध्यान देनी है, वो क्या कि कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और वो चारों इलेक्ट्रॉन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर होते हैं। और ये चारों इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग करते हैं, क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 4। हर कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, तो इस कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड होते हैं, यानी ये चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में काम आ जाते हैं। इसलिए कार्बन के पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो आप कह सकते हैं कि कार्बन एटम या ईच कार्बन एटम फॉर्म 4 बॉन्ड। कितने बॉन्ड? 4। सो इट हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन। इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अब एक बात बताइए, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन ना हो उसके पास क्या कंडक्टिविटी आती है? नहीं, वो इंसुलेटर होता है। क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कंडक्टिविटी के लिए जरूरी है चार्ज का फ्लो होना, और चार्ज या तो फ्री इलेक्ट्रॉन हो तब फ्लो होगा या फ्री आयंस हो तब फ्लो होगा। अब ये आयनिक सॉलिड तो है नहीं, तो आयन की बात तो हम लोग यहाँ करेंगे नहीं, ये तो कोवलेंट सॉलिड है। तो हम बस ये देखना चाह रहे थे कि क्या कार्बन के पास कोई इलेक्ट्रॉन फ्री है, क्योंकि अगर फ्री इलेक्ट्रॉन होता तो वो मूव कर सकता था, और मूव कर सकता था तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो सकता था, धारा का चालन हो सकता था। लेकिन यहाँ तो हर कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब हर कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में काम आ रहे हैं। इसलिए इस कार्बन के पास, किसी भी कार्बन के पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो फिर ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं कर सकता, यानी ये चालक नहीं होता, बल्कि ये इंसुलेटर होता है, मतलब कुचालक होता है। देखो, हम वीडियोज के अंदर बाइलिंगुअल यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज का बराबर से इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट इसे आसानी से समझ सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से आपसे कहूँ कि हम लोग डायमंड की स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो डायमंड जो होता है वो किस तरह का सॉलिड है? डायमंड कोवलेंट सॉलिड है। डायमंड क्या होता है? कार्बन का एलोट्रॉप्स होता है। एलोट्रॉप से मेरा मतलब है कि ये कार्बन की प्योर फॉर्म होती है, इसमें केवल और केवल कार्बन ही होता है। डायमंड जो होता है उसमें कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, और sp3 हाइब्रिड होने के कारण प्रत्येक कार्बन जो होता है वो टेट्राहेड्रल फॉर्म में यानी चतुष्फलकीय रूप में अरेंज होता है। और कितने बॉन्ड बनाता है? 4, यानी हर एक कार्बन निकटवर्ती 4 कार्बनों से टेट्राहाइड्रल फॉर्म में जुड़ा हुआ होगा, जैसा कि स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है। अब आप खुद ही सोच लो कि हर कार्बन टेट्राहाइड्रल फॉर्म में जब जुड़ेगा
तो फिर ये स्ट्रक्चर बढ़ते बढ़ते बहुत कॉम्प्लिकेटिव स्ट्रक्चर हो जाएगी। इसलिए डायमंड की स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटिव होती है। इसलिए आपको पता है कि ये एक हार्डेस्ट सब्सटेंस है, बहुत कठोरतम पदार्थ होता है, इसके मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं इस बारे में। और चूंकि कार्बन के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये इंसुलेटर होगा, यानी कुचालक होगा। तो डायमंड के बारे में ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। डायमंड के बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं, और वो है ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर। किसकी स्ट्रक्चर? ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर। तो देखो ग्रेफाइट भी क्या है, ये भी एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है, यानी ये भी कार्बन का अपर रूप है। क्या है? कार्बन का अपर रूप है। और अपर रूप से हमारा मतलब क्या होता है कि ये प्योर कार्बन ही होता है, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। यानी डायमंड की तरह इसमें भी ओनली एंड ओनली कार्बन ही होगा। डायमंड के सिमिलर ही ये भी एक कोवेलेंट सॉलिड होता है। कैसा सॉलिड होता है? कोवेलेंट सॉलिड होता है। ध्यान रखेंगे हम लोग इस चीज को, ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन ग्रेफाइट और डायमंड की स्ट्रक्चर में अंतर होता है। जहां डायमंड में कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज होता है, वहीं ग्रेफाइट के अंदर जो कार्बन होता है ना, वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। यानी कार्बन का कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है, डाइजेशन, ठीक है। तो sp2 संकरण होता है। और जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है तो जो ज्योमेट्री बनती है वो ट्राइगोनल प्लेनर बनती है, यानी समतल त्रिकोणीय ज्यामिति होती है। और ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब 3 बॉन्ड होंगे और वो एक सिंपल प्लेन में होंगे। 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड होंगे। लेकिन यहाँ पर जो कार्बन होता है उसके पास तो 4 ऑर्बिटल होते हैं। 4 में से 3 तो इस तरह से अरेंज हो जाते हैं। चौथा जो ऑर्बिटल होता है, जो अनहाइब्रिड रहेगा, वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन भी होगा। इस बात को हम लोग ऐसे समझते हैं, देखो जरा, कि कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो कार्बन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो होता है हीलियम 2s2 2p2 होता है। तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से जब ये एक्साइटेड कंडीशन में चला जाएगा तो एक 2s इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? 2p में। तो फिर इसकी कंडीशन क्या होगी? ये वाली 2s में तो रह जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन और 2p में हो जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन। अब चूंकि कार्बन के पास ये 4 ऑर्बिटल है, s 1 2 3 4, और ये 3 क्या हो गए? p। तो 1 s है और 3 क्या है? p, 4 है। अब ये कायदे से 4 बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है, क्योंकि इसके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 4, 1 2 3 4। लेकिन जब ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन करता है तो हाइब्रिडाइजेशन में 1 s और 2 p ऑर्बिटल का ही इस्तेमाल करता है। 1 s है और 2 क्या है? p। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है? sp2। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं? 3, क्योंकि जितने हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेते हैं उतने ही नए ऑर्बिटल बनते हैं। कितने भाग ले रहे हैं? 1 2 3, तो कितने बनेंगे? 1 2 3, तो 3 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा और तीनों में 1 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। अब ये तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल तो इस तरह से त्रिकोणीय रूप से या ट्राइगोनल फॉर्म में अरेंज हो जाएंगे। कैसे? 1 2 3। लेकिन ये जो चौथा अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये वाला ऑर्बिटल, इसने तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो ये आपका अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। कैसा ऑर्बिटल है? अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। ये जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होता है ना, दरअसल ये ही प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, इस तरह से होता है।
चूंकि आपको पता है कि ये 3 ऑर्बिटल हैं, ये कैसे रहेंगे? त्रिकोणीय रूप से 1 2 3। ये चौथा अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये कैसे रहेगा? प्लेन के ऊपर और नीचे। लेकिन इन तीनों में भी एक एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ग्रेफाइट जो होता है वो भी कार्बन का एलोट्रोप ही होता है और वो कोवलेंट टाइप का ही सॉलिड होता है। अंतर सिर्फ इतना है कि ग्रेफाइट में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन डायमंड की तरह sp3 ना होकर ग्रेफाइट में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है तो ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होती है, यानी समतल त्रिकोणीय होती है, जिसमें 3 तो प्लेन में होते हैं बॉन्ड और एक जो ऑर्बिटल होता है वो प्लेन के ऊपर और नीचे होता है। ये वाला ऑर्बिटल जो है दरअसल अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, यानी असंकृत p कक्षक है, अनहाइब्रिड है। और अनहाइब्रिड में भी कौन सा ऑर्बिटल है? p ऑर्बिटल है। ये भी हमें ध्यान रखना है। तो जब ये कार्बन sp3 संकरण करेगा तो sp2 संकरण करेगा तो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा, एक p ऑर्बिटल हाइब्रिड नहीं होगा और उसे अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल बोल देते हैं। ये तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल एक प्लेन में ट्राइगोनल प्लेनर शेप में अरेंज होंगे और ये वाला ऑर्बिटल इनके ऊपर और नीचे रहेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि ग्रेफाइट की 3D में स्ट्रक्चर किस तरह से बनती है। तो देखो, ये तो हमें पता चल ही चुका है कि ग्रेफाइट में sp2 हाइब्रिड कार्बन होता है। कैसा कार्बन होता है? sp2 हाइब्रिड कार्बन होता है और वो कार्बन ट्राइगोनल प्लेनर शेप में होगा। कैसी शेप में? ट्राइगोनल प्लेनर शेप में होगा। और जब ये ट्राइगोनल प्लेनर शेप में होगा तो 3 बॉन्ड ऐसे होंगे जो एक ही प्लेन में होंगे और प्रत्येक कार्बन के पास एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगा जिसके अंदर एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। ध्यान रखेंगे इस बात को। अब जब ये कार्बन आपस में अरेंज होते जाते हैं तो ग्रेफाइट की लेयर्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ग्रेफाइट की जो संरचना होती है वो लेयर्ड होती है, यानी परतदार स्ट्रक्चर होती है। और वो किस तरह से होती है कि मान लो मैंने एक कार्बन ले लिया इस तरह से, ठीक है, इसके कितने बॉन्ड होंगे? 3, ट्राइगोनल फॉर्म में होंगे। ये अगले कार्बन से जुड़ेगा इस तरह से, इसके भी कितने बॉन्ड होंगे? 3, 1 2 3। इसके भी कितने होंगे? 3, 1 2 3। ये भी 3 बॉन्ड बनाएगा। ये भी कितने बॉन्ड बनाएगा? 3। ये भी कितने बनाएगा? 3। हर कार्बन 3-3 बॉन्ड बना रहा है और वो भी किस तरह से? समतल त्रिकोणीय रूप से। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब जब ये कार्बन आगे अन्य कार्बनों के साथ ज्वाइंट होता जाएगा तो मान लो ये अगले से फिर जुड़ गया, ये इधर से ये जुड़ गया अगले कार्बन के साथ, ये फिर जुड़ गया, ये जुड़ गया, ऐसे ही ये जुड़ गया, ये आपस में जुड़ते चले जाएंगे। ये भी 3 बॉन्ड बनाएगा इस तरह से। ये भी कितने बनाएगा? 3। और ये भी कितने बनाएगा? 3 3 3 और ये 3। ठीक, जब कार्बन आपस में एक दूसरे को ज्वाइन करते चले जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एक हेक्सागोनल टाइप की रिंग जो है आगे बनती चली जाएगी। जैसे ये भी आगे बढ़ेगा और ये आगे बढ़ेगा तो ये स्ट्रक्चर किस तरह की होगी? ये भी इसी तरह की स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करेगी। देखो ये आगे बढ़ गया, इसके भी कितने बॉन्ड होंगे? 1 2 3। इसके भी 3, इसके भी कितने होंगे? 3 बॉन्ड होंगे। ठीक, तो ग्रेफाइट के अंदर कार्बन आपस में जुड़ता चला गया और जुड़ते हुए एक प्लेनर स्ट्रक्चर इसने बनाई, एक लेयर इसने बना दी। ठीक, अब ये जो लेयर है इसके नीचे दूसरी लेयर होगी और इसके नीचे तीसरी लेयर होगी। इसलिए हमने कहा था कि ग्रेफाइट की जो स्ट्रक्चर है वो लेयर्ड होती है, परतदार होती है। जैसे इसके नीचे हम लोग एक और लेयर बना देते हैं, मान लो ये इस तरह से, मान लो एक लेयर और बना दी हमने, ये रही। ठीक है, ये देखो, ये मान लो हमने एक और लेयर बना दी,
इस तरह से। ठीक है, ये भी आगे बढ़ता चला जाएगा। तो हमने मान लो एक और लेयर बना दी इस तरह से। ये लो, ये एक और लेयर हम लोगों ने बना दी है। ये देखो, ये लेयर कंप्लीट हो गई। ये देखो, इस तरह से बना दी है। ये और हमने इसको इस तरह से लेयर बना दी। यहाँ भी हर कार्बन जो है वो 3 ही बॉन्ड बनाएगा। जैसे इसकी बात करें 1 2, अब ये लेयर आगे भी तो बढ़ेगी तो 3 बॉन्ड हो जाएंगे। ये भी कितने बनाएगा? 3, 1 2 3, 1 2 3, ये 3 बना ही रहा है। ये 2 दिख रहे हैं तो आगे बढ़ेगा तो ये भी 3 हो जाएंगे। ये भी अगले एटम से जुड़ेगा, कितने हो जाएंगे? 3। ये भी आगे बढ़ेगा, कितने हो जाएंगे? 3। तो हर कार्बन जो है एक्चुअल में कितने बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा? हर कार्बन 3 बॉन्ड फॉर्मेशन करता नजर आएगा। देखो इस तरह से। ठीक है, तो ये ग्रेफाइट की एक लेयर बन गई, ये दूसरी लेयर बन गई, फिर इसके नीचे तीसरी लेयर भी बन जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ग्रेफाइट जो है उसकी लेयर्ड स्ट्रक्चर है। पहली लेयर, उसके नीचे दूसरी लेयर, फिर उसके भी नीचे तीसरी लेयर। अगर आपसे कोई कहे कि भाई इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया है कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 होता है। अगर कार्बन sp2 होता है तो 3 बॉन्ड तो आपको इस तरह से दिखाई देंगे जो प्लेनर होंगे, प्लेनर शेप में होंगे। 1 2 3, 1 2 3। लेकिन इसके पास एक चौथा अनहाइब्रिड ऑर्बिटल भी होगा, और चौथा अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो होगा वो इस प्लेन के ऊपर और नीचे होगा। इस तरह से मान लो कि ये sp2 हाइब्रिड है और इसके अंदर ये चौथा p ऑर्बिटल है। लेकिन आपको ध्यान रहे कि इस p ऑर्बिटल में भी फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। ये रहा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब चूंकि हर कार्बन sp2 हाइब्रिड है तो हर कार्बन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, यानी एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल हर कार्बन के पास होगा जिसमें एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ भी होगा, इसके पास भी होगा, इसके पास भी होगा, इसके पास भी होगा, यहाँ इसके पास भी है, इसके पास भी है। तो सब में तो हम नहीं बना रहे, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि हर एक कार्बन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। अब बताओ, इस कार्बन ने 3 तो बॉन्ड बना लिए, 1 2 3। एक्चुअल में कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने थे वैलेंस शेल में? 4। 4 में से 3 तो बन गए बॉन्ड। चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ रह गया? अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल के अंदर। अब हर कार्बन के पास इस तरह से एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होगा जिसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। इसका मतलब इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम कह सकते हैं कि ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन फ्री है। ग्रेफाइट कैसा होता है? ग्रेफाइट इज ए कंडक्टर। आपको मालूम है ना, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कहा था इज कंडक्टर की ग्रेफाइट जो होता है वो धारा का चालक होता है, कंडक्टर होता है। बात समझ में आई क्यों होता है? क्योंकि हर कार्बन के पास एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होगा और उसमें जो है एक फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा। ग्रेफाइट में कार्बन बॉन्ड कितने बनाएगा? 3 ही बनाएगा। देखो 1 2 3। लेकिन हर कार्बन 3 बॉन्ड जब बनाएगा तो उसके पास एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल रह जाएगा जिसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन जरूर होगा। ध्यान रखेंगे इस बात को। अब आपसे कोई कहे कि भाई ग्रेफाइट में कार्बन कार्बन के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, तो ग्रेफाइट में कार्बन कार्बन के बीच की डिस्टेंस मतलब ये वाली डिस्टेंस जो होती है
वो 1.41 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है? 1.41 एंगस्ट्रॉम। और आपसे कोई पूछे कि दो लेयर्ड के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, तो दो लेयर्ड के बीच की डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। अब देखो मेरी बात को ध्यान से समझना, ये एक लेयर है, बोलो है कि नहीं? अब इस लेयर में हर कार्बन दूसरे कार्बन से कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है। ये इसके साथ कोवैलेंट बॉन्ड से, ये इसके साथ कोवैलेंट बॉन्ड से, ये इसके साथ कोवैलेंट बॉन्ड से, ये इसके साथ कोवैलेंट बॉन्ड से। सही है? लेकिन जब हम दो लेयर की बात करते हैं तो इन दोनों लेयरों के बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं है। बस एक लेयर के ऊपर दूसरी रखी और दूसरे के ऊपर तीसरी रखी होगी। दरअसल इन दोनों लेयर के बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं होती, बस इन दोनों लेयरों के बीच में एक अट्रैक्शन होता है जो बहुत वीक होता है और जिसे हम लोग वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तो ग्रेफाइट में दो लेयर्स के बीच में कौन सा अट्रैक्शन होता है? वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। आपको अच्छे से मालूम है कि ये बहुत वीक अट्रैक्शन होता है। कैसा अट्रैक्शन होता है? वीक होता है। और वीक होता है इसका मतलब एक लेयर दूसरी लेयर से टाइटली बॉन्डेड नहीं है, ये बहुत लूज बॉन्डेड होती है क्योंकि ये वीक अट्रैक्शन है दोनों लेयरों के बीच में। इसलिए एक लेयर के ऊपर दूसरे लेयर को आसानी से रिमूव किया जा सकता है। यानी मैं ये कह रहा हूं कि ये पहली लेयर है और ये दूसरी लेयर है। मान लो ये पहली लेयर है और ये मान लो दूसरी लेयर है, दो लेयर हो गई। अब इन दोनों लेयरों के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस है और जो अट्रैक्शन है वो वीक वान डेर वाल्स है। वीक अट्रैक्शन होने की वजह से मैं एक लेयर के रिगार्डिंग दूसरी लेयर को आसानी से शिफ्ट कर सकता हूं। सही है? इसका मतलब एक लेयर दूसरी लेयर पर फिसल सकती है, स्लाइड कर सकती है। इसलिए ग्रेफाइट जो होता है वो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता, ये सॉफ्ट होता है। कैसा होता है? सॉफ्ट होता है। ये बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि ग्रेफाइट कंडक्टर होने के साथ साथ बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, ये सॉफ्ट होता है। कारण समझ में आया कि ये कंडक्टर क्यों है? क्योंकि हर कार्बन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए कंडक्टर होता है। और सॉफ्ट क्यों है? क्योंकि दो लेयर के बीच में कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं है, केवल वीक वान डेर वाल्स अट्रैक्शन के फोर्सेज हैं। इसलिए एक लेयर को दूसरी लेयर के ऊपर आसानी से स्लिप किया जा सकता है। यानी ये लेयर और ये लेयर, ये लेयर और ये लेयर, ये लेयर इधर खिसका दी जाए तो ये लेयर इधर खिसक जाएगी। इस तरह से जब दोनों लेयर एक दूसरे के ऊपर स्लिप हो जाएंगी तो आप ऐसे टच करोगे तो ऐसे स्लिप हो जाएंगी लेयर, और स्लिप हो जाएंगी तो आपको ये इतना हार्ड नहीं लगेगा। तो ये एक तरह का सॉफ्ट मटेरियल होता है। लेकिन ये भी जो है वो कार्बन का एलोट्रॉप ही होता है। तो हम लोगों ने अभी डिस्कस की है डायमंड की स्ट्रक्चर और ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर। ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर में याद रखने वाले पॉइंट्स क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का क्या होता है? sp2। कार्बन की ज्योमेट्री क्या होती है? ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है? ट्राइगोनल प्लेनर होने के कारण इसके तीन तो प्लेन में बॉन्ड बनते हैं और एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होता है जिसके अंदर एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। और दरअसल इसी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ये कंडक्टिविटी शो करता है। लेयर्ड स्ट्रक्चर बनती है। दो कार्बन के बीच की डिस्टेंस 1.41 एंगस्ट्रॉम होती है और दो लेयर के बीच की डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। अब देखो मैं आपको एक कंसेप्चुअल बात बताता हूँ। अगर आपको ध्यान हो तो हमने पढ़ा था कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो एन आइसोट्रॉपिक होते हैं। क्या होते हैं? एन आइसोट्रॉपिक। एन आइसोट्रॉपिक समझते हो क्या होता है? एन आइसोट्रॉपिक का हिंदी में मतलब बताया था विषमदैशिक होते हैं। कैसे होते हैं? विषमदैशिक। यानी कि इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनकी वैल्यू डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होती है। यानी आप इस डायरेक्शन में जाओगे तो फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू कुछ और दिखाई देगी,
इस डायरेक्शन में जाओगे तो कुछ और दिखाई देगी। ये बात हम ग्रेफाइट में ऑब्जर्व कर सकते हैं। कैसे ऑब्जर्व करेंगे? तो मैंने कहा ग्रेफाइट एनाइसोट्रॉपिक है, यानी विषम देशिक है। जैसे हम मान लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की स्टडी करते हैं, तो देखो इलेक्ट्रॉन का यहां से यहां फ्लो आसानी से हो सकता है, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ बड़ी इजीली फ्लो कर सकता है, क्योंकि लेयर्ड में इलेक्ट्रॉन है, ठीक। लेकिन दो लेयर के बीच की डिस्टेंस काफी ज्यादा है, पहली बात। तो दूसरी बात, दो लेयर के बीच में कोई बॉन्डिंग भी नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का यहां से यहां फ्लो करना मुश्किल है, जबकि यहां से यहां, यहां से यहां इस तरफ आगे बढ़ना आसान है। यानी मैं ये कहूं कि विद इन ए लेयर के अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो बड़ी आसानी से हो सकता है, लेकिन इन बिटवीन द लेयर इलेक्ट्रॉन का फ्लो इतनी आसानी से नहीं होता। इसलिए ग्रेफाइट में विद इन ए लेयर आपको कंडक्टिविटी ठीक ठाक यानी अच्छी अमाउंट में दिखाई देगी, लेकिन इन बिटवीन द लेयर अगर बात करोगे तो कंडक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं दिखाई देगी। यानी अगर आप इस डायरेक्शन में गए तो इलेक्ट्रॉन का इजीली फ्लो होता चलेगा, और इलेक्ट्रॉन का इजीली फ्लो होगा तो कंडक्टिविटी आपको अच्छी दिखाई देगी। और अगर आप इस डायरेक्शन में आए तो ये दो लेयर हो गई हैं, इनके बीच में फिजिकली कोई कांटेक्ट नहीं है, मतलब फिजिकली कोई बॉन्डिंग नहीं है, डिस्टेंस भी काफी है, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहां से यहां फ्लो करना मुश्किल होगा, इलेक्ट्रॉन का यहां से यहां जंप लगा के आना मुश्किल होगा। इसलिए ऊपर से नीचे आने पर कंडक्टिविटी आपको थोड़ी कम दिखाई देगी, जबकि लेफ्ट टू राइट चलने पर कंडक्टिविटी अच्छी दिखाई देगी। यही तो हम कह रहे थे कि कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू अगर आपको डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट दिखाई दे तो वो एनाइसोट्रॉपिक हो जाता है। तो यहाँ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू जो है इस डायरेक्शन में कुछ अलग होगी और इस डायरेक्शन में कुछ अलग होगी। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो आसान है, कंडक्टिविटी अच्छी हो सकती है, और ऊपर से नीचे यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन का यहाँ तक आना थोड़ा मुश्किल है, यानी इजीली फ्लो नहीं है, इस वजह से कंडक्टिविटी इस तरफ कम रहेगी। यानी डिफरेंट डायरेक्शन में कंडक्टिविटी की डिफरेंट वैल्यू आपको दिखाई देंगी, और यही एनाइसोट्रॉपिक होता है, यही विषम देशिक प्रवृत्ति होती है। तो ध्यान रखेंगे हम लोग डायमंड और ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर।